हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ ऑफ सागर मंथन। आज का जो वीडियो होगा हमारा वो बेसिकली PYQ सीरीज़ पे होगा। पहली बात हम बात कर लेते हैं कि ये है क्या। तो P26 वाले ग्रुप में हम हर 3 दिन में एक UPSC का सिविल सर्विस का प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे। इसमें हम मेजरली 2024 के पेपर के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं अपना खुद का पेपर आपको लाइव यहाँ पे सोल्व कराऊंगा और बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या करना होता है। प्लस मेरे UPSC 2024 में जो कट ऑफ थी उससे 2.06 नंबर कम रह गए थे। लाइक कट ऑफ वॉज 87.98 एंड माई स्कोर वॉज 85.92। तो मैंने क्या क्या ब्लंडर्स किए हैं, क्या क्या आपको नहीं करने चाहिए, क्या क्या सिली मिस्टेक्स करी थी मैंने और क्या क्या आपको अवॉइड करनी है, इस पेपर में हम जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स जो थे स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पर थे, लेकिन अब हम PYQ सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम काफ़ी इंसाइट्स जानेंगे, है ना। 2011 से 2025 तक के सारे पेपर हम इस ग्रुप में भी करेंगे और हो सकेगा तब तक मैं यूट्यूब पे भी उन सब के सॉल्यूशंस और क्या क्या ट्रिक्स लग सकती है, क्या क्या चीज़ें हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पूछा जा रहा है सवाल, वो सारी बातें अपन यहाँ करेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसी ग्रुप में करेंगे जो लेटेस्ट पेपर UPSC कंडक्ट कराएगा दूसरे एग्ज़ाम्स जैसे CDS CAPF वगैरह जो एग्ज़ाम कराता है 2025 के एग्ज़ाम के बाद जो 2026 तक का जो पेपर आने वाला है उसके बीच में जितने एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट कराएगा उस सब पे अपन बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि PYQ जब अपन सोल्व करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसको एनालाइज़ कैसे करना है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपने सवाल देखा कि भाई भटकल वाला फोर्ट के लिए किसने परमिशन दे दी, उसमें लिखा था कृष्णदेव राय। क्या यहीं से आगे बढ़ जाना है कि यहाँ से आंसर देख लो और आगे बढ़ जाओ, या फिर आगे भी देखना है कि उसमें और जो नाम लिखे हैं उन नामों का भी कोई अगला सवाल बन सकता है, ऐसा कुछ देखना है क्या, वो सारी बातें अपन करेंगे। तो एनालिसिस करने के लिए हमने पहली बात तो हर दिन 33 क्वेश्चन करते हैं ताकि 3 दिन में पेपर आराम से कंप्लीट हो जाए। तो अब आपको इन 33 क्वेश्चन के साथ करना क्या है, हम देखते हैं कि डू 33 क्वेश्चंस ऑन योर ओन। सबसे पहले तो आप कंसिडर करो कि आप एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आपको जो 33 क्वेश्चन है ना, 33 के 33 खुद से आराम से, जैसे मान लो कि पूरा पेपर 2 घंटे में होता है तो आप एक टाइम अलॉट कर दो कि हाँ यहाँ से अपन 40 मिनट्स के आसपास अपन बैठ के पेपर पूरा करेंगे, है ना। उसके बाद आप आंसर की देखो और चेक करो कि आपके कितने सही कितने गलत हुए हैं। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप 33 के 33 अटैम्प्ट करो, जो आपको आते हैं वो अटैम्प्ट करो। जहाँ 50-50 हो रहे हो सारी चीज़ें वही कंसिडर करो जैसे आप एक एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद करते हैं। यहाँ से वही है। अगर आपने कोई, उसके बाद क्या करना है, कोई सवाल आपका अगर राइट हुआ है तो उसके ऑप्शन एनालिसिस करो। पहली बात तो ये चेक करो कि वो तुक्के से हुआ है सही या आपने कोई नॉलेज यूज़ किया है। कभी कभी होता है ना कोई सवाल तुक्के से हो जाता है कि हाँ मुझे ये लग रहा है तो ये लगा लेता हूँ, है ना। तो वो तुक्का है या नॉलेज है वो चेक करो और उसके बाद ऑप्शन एनालिसिस करो। जैसे उन्होंने DPSP पे कोई सवाल पूछा है और DPSP उसका आंसर था, मान लो कि आर्टिकल 48, 46, 45, 43 सब दिए हैं, आंसर उसका था 48। अब आप 43, 45 और 46 भी जाकर पढ़ो, ये उसको कहते हैं ऑप्शन एनालिसिस। रॉन्ग हुआ है अगर कोई सवाल आपका तो क्यों हुआ है ना। पहली चीज़ हो सकती है कि आपका कोई फंडामेंटल्स गलत था, तो अगर कोई फंडामेंटल आपका गलत है, कोई बेसिक चीज़ आपकी गलत हुई तो जाके उसको रिवाइज़ करो। सेकंड थिंग, अगर आपने कोई सिली मिस्टेक करी है तो सिली मिस्टेक को जाकर देखो कि आपने ऐसी क्या मिस्टेक करी जो आपको अगली बार अवॉइड करनी चाहिए। और ये चीज़ मैं खासकर बता रहा हूँ, इस पेपर में 2024 में मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक्स की थी, उसी से मेरे नंबर रह गए थे 2.06, वरना शायद मैं क्लियर कर जाता 2024 का प्रीलिम्स। तो सिली मिस्टेक्स को आप जो जितना हो रिड्यूस करना है या अवॉइड करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन एनालिसिस करना है इसमें भी, और स्टेटमेंट फ्रेमिंग UPSC की समझनी कि वो किस टाइप की स्टेटमेंट्स बना रहा है। होता है ना कभी कभी कि कोई फैक्ट वो गलत डालता है या कैसे कुछ, और बाकी चीज़ें अपन आगे पेपर में बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, मैंने एक चीज़ का जिक्र किया था, क्वेश्चन काउंट अप्रोच। ये मैं आपको इस पेपर में बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन काउंट अप्रोच को देखना है। एक्चुअली मैं दिखाई देता हूँ आपको ना, आपको क्या करना है कि हर पेज पे, ईच एंड एवरी पेज जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर के 44 पेजेस है, वो दोनों हिंदी इंग्लिश मिला के मान लो 20 पेजेस हैं, तो हर पेज पे ना कुछ इतने क्वेश्चन होते हैं जो इजीली डुएबल होते हैं, है ना। इजीली मतलब देखते से ही हो जाते हैं। ये नंबर डिफ़र कर सकता है किसी के भी लिए, मेरे लिए वो 10 हो, मान लो कि एक पेपर में 5 सवाल दे रखे हैं एक पेपर में, मेरे लिए वो 3 हो सकते हैं, किसी के लिए 5 भी हो सकते हैं, किसी के लिए 1 भी ना हो, किसी के लिए 2 हो। तो हर पेपर में ऐसे डुएबल क्वेश्चन कम से कम 30 से 35 होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वो चीज़ होती है कि आपको जो क्वेश्चन जिसमें आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर गए या एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर गए, तो वहाँ पे आपको बड़ा बड़ा लिखना है कि यहाँ पे 50-50 पे आ गया या 33 पे आ गया। ये फर्स्ट आइटरेशन में ये काम करना है आपको, है ना। अब मैं दिखाता हूँ कैसे करना है ये।
जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब मैंने पढ़ा कि यहाँ पे साहिल रीजन पे कुछ पूछा है और इजी सा फ्रेमिंग है सब कुछ, तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन मेरे से डूएबल है। अभी मैंने सोल्व नहीं किया है। उसके बाद इम्पोर्टेबल मुझे नहीं पता ना है या इम्पोर्ट करता है नहीं करता है। तीसरी चीज़ इन्होंने लिखी है स्पीकर के ऊपर, और स्पीकर पे सारे स्टेटमेंट्स बहुत आसान दे रखे हैं और मैंने पढ़ रखा है बेसिक सोर्स लक्ष्मीकांत से, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे रखा है इंडियन पार्लियामेंट का बिल वगैरह, मैंने पेंडिंग वगैरह का पढ़ रखा है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो उसको कन्फ्यूजन हो जाता है कि लोकसभा में वो लैप्स होगा या नहीं होगा, तो ये काउंट नहीं करेगा ना। यहाँ मुझे 3 क्वेश्चन ईजिली आते, तो मैंने पेपर के नीचे यहाँ लिख दिया कि 3 क्वेश्चन ईजिली मैं सोल्व कर सकता हूँ। अगले पे जैसे पार्लियामेंट का ये वाला इजी क्वेश्चन था, ये मुझे नहीं पता, तो मान लो मैं नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो यहाँ से मैंने देख लिया कि मेरे को एक क्वेश्चन आता है। ये फर्स्ट आइट्रेशन में ही कर लेना है ना। उसके बाद पीएम ये वाली मातृत्व अभियान मुझे नहीं आता था, ये भी मुझे नहीं आता, श्रम योगी मानधन वाला, मित्र शक्ति भी नहीं आता था मैं एक्चुअल पेपर की बात कर रहा हूँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो यहाँ मुझे 1 आता था, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ऐसे ही करके अगले में रिट प्रोहिबिशन आता है मेरे को, ये भी मेरे को आता है, इंडिया में भी मेरे को पता था उस टाइम। और ये जो था ये क्वेश्चन ही यूपीसी ने गलत फ्रेम किया, मतलब आंसर इसका गलत दिया, तो इसको मैं काउंट नहीं करूँगा। इसको मैं 3 या 4 कुछ भी लिख सकता हूँ ना। अब एक्चुअल पेपर में तो मैं 4 लिखूँगा, लेकिन यहाँ पे जो हो गया ना, बाद में जब यूपीसी के आंसर गए तो मैंने इसको 3 कर दिया, राइट। तो ऐसे ही आपको हर पेपर के जितने क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो सुमित पाइपलाइन नहीं पता, रेट से मुझे नहीं पता, ईपीएफ मेरे को नहीं पता, ये नहीं पता, पर ये दोनों तो पता था मेरे को, तो यहाँ पे मैं इजीली यहाँ पे 2 लिखूँगा। ऐसे ही आपको ज़्यादा दिमाग लगाए बिना, है ना, ये नहीं सोचना है कि डीप जाके आपको सोचना है, सीधे सीधे आपको जो आ रहा है वो नंबर आप यहाँ लिखोगे, वही आपके डुएबल नंबर होंगे। इससे आप इजीली डुएबल क्वेश्चंस को पहले फाइंड आउट कर जाओगे। अगली बात अपन करते हैं कि क्या क्या अपने को करना चाहिए, है ना, जब एक पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं। तो ये है कि सबसे पहले तो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड, और आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और आपको उसको समझना चाहिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ। इससे 2 क्वेश्चन सही होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे एक क्वेश्चन एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। एक फ्लाई ऐश वाला मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा जब मैं वो वाला पेपर सोल्व करूँगा। बिफोर जंपिंग आउट ऑन एनी आंसर सारे ऑप्शंस केयरफुली देख लो। इससे क्या होता है, आंसर कंफर्मेशन हो जाती है और कम से कम एक सवाल कम गलत होगा, है ना। जैसे कोई सवाल है जिसमें आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछ लिया और उसमें लिख लिया कि प्रीएम्बल लिख दिया ऊपर, बाकी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, और नीचे लिखा ऑल ऑफ द अबव। आपने प्रीएम्बल कर दिया, सबसे पहले पढ़ते कहा नहीं प्रीएम्बल में तो ये सब लिखा हुआ है, आपने प्रीएम्बल कर दिया, लेकिन ऑल ऑफ द अबव तो उसका आंसर होगा। तो लास्ट तक चारों ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप आंसर कन्फर्म करो, चाहे उसका आंसर प्रीएम्बल ही था, बट रीड ऑल दिस ऑप्शंस, टेक 1 क्वेश्चन एट ए टाइम। एक क्वेश्चन ही एक बार में लो, 100 क्वेश्चन है पेपर में, आई नो, पर आपको एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि आपको प्रेशर नहीं आएगा, बाकी जो 99 है ना उसको भूल जाओ। बहुत बार अपन क्या करते हैं कि अपन 100 क्वेश्चन मान के चलते हैं, और उससे ये होता है कि अपन हर क्वेश्चन पे प्रेशर लेते हैं, अरे ये खत्म करो, आगे वाला करना, ये मत करो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। डू दैट 1 क्वेश्चन फर्स्ट, देन आफ्टर दैट यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग इज़ पेशेंस। ये मैं पेपर की बात कर रहा हूँ कि पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है उस 2 घंटे में, मतलब है 2 घंटे ही वो, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी अगर आप इम्पेशेंट हुए, जो मैं 2024 में थोड़ा सा हो गया था शायद, तो इट कैन कॉस्ट यू होल ईयर, और मेरे को 1 साल पूरा ही उसने कॉस्ट किया था। ऑब्वियसली देयर विल बी एटलीस्ट 30 क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन काउंट अप्रोच से बता रहा था कि कम से कम 30 सवाल ऐसे होंगे जो ईजिली डुएबल होंगे, वेरी मच डुएबल, क्योंकि आपने पेपर ही गलत सीक्वेंस से शुरू कर दिया। किसी को होता है ABCD आता है, तो ए में किसी का सीक्वेंस गलत आ गया कि उसको इकोनॉमी के दे दी और बहुत टफ वाले क्वेश्चन दे दिए, तो वहाँ नहीं हो पाएगा ना। लेकिन आप देखोगे ज्योग्राफी का आसान आ गया, तो सीक्वेंस पे मैटर नहीं करता, पूरे पेपर में कम से कम 30 सवाल होंगे जो आसान आएंगे और आपको उनको इजीली करेक्ट करना है ना। ये मैंने PYQ के एनालिसिस से बताया, और हर पेपर में देखना आप ये जो क्वेश्चन काउंट अप्रोच है, हर पेपर में आप ऐसे ट्राई करना और लास्ट में लिखना है कि कितने डुएबल थे क्वेश्चन, तो यू विल गेट कि हाँ ईजिली 30, 35, 40 क्वेश्चन ईजिली डुएबल होते हैं पेपर में। जब सबसे बड़ी बात होती है कोई एक टफ क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि उसने पूछ लिया था कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि उसने पूछ लिया था पिछले साल वो कैथोड वाला 2025 में, तो उसके साथ क्या करना है। यहाँ पे सीधी बात है कि वेन एवर विल सी अ टफ क्वेश्चन वी विल डू ओनली वन थिंग, एंड दैट्स वी विल स्माइल एंड वी विल से टू दैट क्वेश्चन यू डिजर्व समवन बेटर। अब्बा नहीं मानेंगे भाई, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो टफ क्वेश्चन है। अगर आप वहाँ उलझोगे ना, मैं 24 में ये चीज़ किया हूँ और मैंने उसका खामियाजा भुगता है। अगर आप वो करोगे यू विल गेट नेगेटिव मार्क्स, ऊपर से क्या होगा, आपका 1 साल ख़राब होगा। अब अपन ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, सीधा 2024 के पहले 33 क्वेश्चंस करते हैं। बाकी 2 वीडियो सेपरेट वीडियोस में मैं और बाकी के जो बनाऊँगा 34 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। इसमें पहले 33 क्वेश्चन अपन कर लेते हैं।
मैंने क्वेश्चन का आउट अप्रोच से देखा था, इसमें 44 मेनली डुएबल थे। आप भी अपना नंबर चेक करके कमेंट में लिखो कि हाउ मच डुएबल क्वेश्चंस वर देयर फॉर यू, है ना। सबसे पहले साहेल रीजन हमने अच्छे से कर रखा था। यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, वर्सनिंग सिक्योरिटी है, मिलिट्री टेक ओवर सेवरल कंट्रीज, साहिल ये सारा है। तो ये हमने पढ़ रखा था, इजीली ये क्वेश्चन हो रहा था, करंट अफेयर्स से पूछा गया था, हमने करंट अफेयर्स कवर किया था। अब आपको क्या करना है एनालिसिस में, साहेल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। एक ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव यहाँ चला था, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वो कभी भी आगे जाके पूछ लेगा, सीधा पूछ लेगा कि ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव कहाँ चल रहा है, किस रीजन में चल रहा है, और डाल देगा लेवांत रीजन वगैरह वगैरह। और एक होगा साहेल रीजन। तो आपको वो आगे की चीज़ें तैयार करनी है कि साहेल रीजन की कंट्रीज़ पता करो, साहेल रीजन में और क्या क्या है, डेजर्टिफिकेशन वगैरह जो भी हो रहा है आप थोड़ा बहुत नॉलेज लो। वो जो एरिया है अफ्रीका का, वहाँ पे आप थोड़ा सा नॉलेज लो और थोड़ा सा ये वाला एरिया पे ध्यान दो, राइट। फिर है कि इंडिया इंपोर्ट नहीं करता है पर यूएसए से, ठीक है, लॉ प्रोहिबिट करता है उनको जेम। अब ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना, इंपोर्ट नहीं करता है पर एक भी एप्पल तो इंपोर्ट कर दिया। अगर मैंने जो लॉजिक लगाया था वही था कि एक भी एप्पल अगर इंपोर्ट कर दिया इंडिया ने तो बात खत्म ना। डजंट इंपोर्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं कर रहा, एक भी एप्पल आ गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और इसके बाद ये कि हाँ कोई तो एक अथॉरिटी बैठी होगी जो इन जीएम फूड पे थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाती होगी। तो यहाँ से मैंने ये किया था, यहाँ पे लॉजिक काम करता है। यूपीएससी लॉजिक वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है, राइट। अगला है स्पीकर। अब स्पीकर वाला क्वेश्चन देखो पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछा है। 2024 का ये पेपर का क्वेश्चन है, 2025 में वापस इन्होंने रिपीट करते हैं, मतलब रिपीटेशन यूपीएससी अगले ही साल करतेगा। तो हर चीज़ को आपको अच्छे से पढ़नी है। स्पीकर उनकी एक थीम रही है ना, तो यहाँ से ये आसान सा सवाल था। इसका सोर्स लक्ष्मीकांत था, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ो, पॉलिटिकल लिए 15 में से 12 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत कराएगा, 3 क्वेश्चन अपन देख लेंगे कहीं और। इंडियन पार्लियामेंट बिल पेंडिंग 2016 का पीवाईक्यू है ये। तो आप इन सवालों को नहीं छोड़ सकते। अब आगे आपको जो भी स्टेटमेंट्स लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं, 4 या 6 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि बिल लैप्स कब कब होता है और कब कब नहीं होता है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, राइट। फिर आता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसी के बाद आप देखो पार्लियामेंट से तीसरा क्वेश्चन है। पहला लोकसभा स्पीकर, ये पार्लियामेंट वाले चैप्टर से पार्लियामेंट, और ये तीसरा सवाल पार्लियामेंट। लगातार 3 सवाल यूपीएससी ने पार्लियामेंट से पूछ लिया, मतलब कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। और आप जब देखोगे ना लगातार टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, तो उसमें आप देखोगे कि हर साल यूपीएससी पार्लियामेंट चैप्टर से 2 या 3 2 कम से कम पूछ ही रहा है। तो आपको पार्लियामेंट चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी स्पेसिफिक थीम, जॉइंट सिटिंग, मनी बिल पे देख लो, 23 में पूछा, 24 में पूछा, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने पड़ेंगे, राइट। फिर इसमें पूछा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कब वो डिसॉल्व होती है, कब वो एडजन होती है, तो वो सारी बातें। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि नोट एक रिक्वायर्ड द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। हमने पढ़ा है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जब प्रेसिडेंट कोई डिसीजन देता है। यहाँ से ये गलत होती है, आपका पहला चला जाता है 50-50 एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया नेट जीरो। ये अब यूपीएससी बहुत बार रिसेंटली वाला स्टेटमेंट सही फ्रेम करता है, फिर यहाँ पे फैक्ट्स डाल देता है। अगर वो एक ही फैक्ट डाल रहा है तब तक फिर भी हो सकता है यूपीएससी सही करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ इसने दे दिया कि सारी ही टेक्नोलॉजी वो 2040 तक सही करना चाह रहा है। ये एक्सट्रीमिटी है, वर्ड की एक्सट्रीमिटी की, सारी ही टेक्नोलॉजी उस टाइम तक वो सही कर देगा। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट यहाँ से पकड़ के अपन दूसरे को इनकरेक्ट मान के ये वाला अपन सही कर जाते हैं। नेक्स्ट वेनेजुएला ने, ये देखो रिसेंटली, ठीक है, रैपिड रिकवरी, इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी, यहाँ यूपीएससी खेल गया इस क्वेश्चन में, और रिसेंटली वाला ये गलत था क्योंकि कोई भी कंट्री इतनी जल्दी इकोनॉमिकली रिकवर नहीं कर सकती है ना। और वेनेजुएला के पास सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोल्जर, वैसे इन दोनों में कोई कनेक्शन था भी नहीं। अगर ये बनता भी तो ये तो नहीं बनता, ये बन सकता था, बट स्टिल ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत थी। तो यहाँ से आंसर ये आ गया। अब अपने को देखना पड़ेगा, वेनेजुएला वापस न्यूज़ में आ चुका है। क्यों? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने अभी कल ही मिलिट्री स्ट्राइक्स कर दी है, तो वेनेजुएला यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ऑयल रिजर्व वगैरह अपन देखेंगे, वेनेजुएला पहले भी न्यूज़ में आया था, तो हम यहाँ पे वेनेजुएला पर थोड़ा फोकस करेंगे इस साल। अब डिजिटल इंडिया, लैंड रिकॉर्ड, कुछ भी यूपीएससी पूछ लेता है स्कीम का। अब मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है, बट हाँ आई वॉज श्योर अबाउट दिस टू थिंग्स। और ये होता है यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वगैरह ये पूछ के टेक्निकल सपोर्ट के लिए सीधे आपको पता करना है कि अब यहाँ क्या चीज़ें एक्स्ट्रा है ना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान। अब यहाँ पे जब भी यूपीएससी ज़्यादा फैक्ट्स डाल देना, एनी 6, 2nd, 3rd, तो वो मैक्सिमम टाइम्स गलत ही होता है। तो आप इसको गलत करना। यूपीएससी मैंने ब्लंडर किया था कि ये वाला मुझे पता था, ये वाली कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स डालने पे यूपीएससी गलत कर देता है, स्टिल मैंने इसको सही कंसिडर कर दिया था। एंड कैन वॉलंटियर प्राइवेट सेक्टर, तो ये सही था। जब भी यूपीएससी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स फ्रेम करे किसी अच्छे काम के लिए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो यहाँ पे तो एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था, स्टिल मैंने
तुक्का लगाने की ट्राई करी। और कभी भी ध्यान रखना, जब भी यूपीएससी 4 स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे 4 में से 2 निकल के आते हैं आंसर में, और वो ज़्यादातर सही होते हैं। इसमें शायद 2 और 3 वॉज करेक्ट, है ना। तो जब भी 4 स्टेटमेंट होते हैं उसका आंसर 2 होता है। जैसे 4 स्टेटमेंट दे रखी और 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, तो उस केस में ज़्यादातर 2 ओनली वाला सही होता है। नेक्स्ट है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये बहुत आसान था, उस साल हर कोई पढ़ के गया था। तो 18 लोकसभा नहीं थी, पोस्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज थी, 15 साल के लिए था। इसने वापस किसी पेपर में पूछ लिया था कि ये नारी वंदन अधिनियम वाला कितने साल का बाद एक्ट बनेगा, ऐसा कुछ था। तो 15 साल उसका आंसर था। तो ऐसी की चीज़ें आपको जो वुमेन रिलेटेड, अब देखो ये वुमेन वाली थीम 2 बार इन्होंने रिपीट कर दी। तो अब वुमेन वाले पे कोई भी नई चीज़ होती है तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, है ना। फिर है कि मित्र शक्ति। अब ये कोई नहीं पढ़ के गया था, पर इसमें भी यही था कि जो था ये सारी चीज़ें सही थी। यहाँ बहुत फैक्चुअल था कि इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो चांसेस है कि श्रीलंका के साथ या किसी और कंट्री के साथ हो, बांग्लादेश के साथ तो नहीं हो। एंड मैंने यहाँ पे भी यही गलती करी थी कि इंडिया और बांग्लादेश में मैंने सोचा था कि हाँ यही गलत किया, बट स्टिल देन मैं यहाँ पे आ गया कि इंडियन एयरफोर्स क्यों लिखा है इन्होंने, एंड आई गॉट इट करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी। फिर ये है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब ये बहुत आसान सवाल होता है, ये आप गलत कर ही नहीं सकते हो। यहाँ से अपने को देख लिया है अपन ने कि सारी रिट्स अपने को पढ़नी है, 5 की 5 रिट्स अपने को होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि गवर्नर ऑफ स्टेट रिकग्नाइज करता नहीं, अपने को अच्छे से पता है प्रेसिडेंट करता है। कम्युनिटी डिक्लेयर्ड नहीं, कम्युनिटी ने किया है, सॉरी कम्युनिटी डिक्लेयर एक स्टेट में होने के बाद दूसरे स्टेट में नहीं काउंट की जाएगी। ये है सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, तो ये बहुत ईजी था। फिर ये था कि अब ये वाली चीज़ें, ये क्वेश्चन होते हैं जो नहीं करने वाले होते हैं। अब नहीं पता मुझे अर्जेंटीना में क्या चल, हाँ जिसने पढ़ रखा है वो करेगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ रखा था तो मैंने इसको साफ़ ही छोड़ दिया था। फिर ये सारा क्वेश्चन जो था एनडीए वाला मैंने आपको बताया था, वहाँ से एज इट इज़ उठ के आया था, तो सुब्रमण्यम जयशंकर। अब ये नहीं कि अपन इन सारों की किताब देखने पड़ जाए, अब अगर कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो तो देख लेने का, वरना बहुत ही टफ पड़ जाता है, राइट। यूनियन बजट। अब यहाँ पे यूपीसी ने ही गलत आंसर दे दिया था कि प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करता है, राइट। अब इस क्वेश्चन का अपन कुछ नहीं कर सकते, जहाँ यूपीसी ने ही गलत आंसर दे दिया आंसर की में, तो अपन फिर भी अपन इसको सही करके चलेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट के बिहाफ पर करता है, और कोई भी डिमांड ऑफ ग्रांट बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के नहीं हो सकती है ना, तो ये अपने को पता है, सही है। उसके बाद अपन आते हैं सुमेध पाइपलाइन। अब मुझे नहीं पता था ये, स्टिल में ऐसे सवाल को आपको छोड़ना होता है जहाँ आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब ये नहीं कि तुक्का मारो, मैंने यहाँ वापस तुक्का मार के कि हाँ नहीं सुमेध पाइपलाइन हो सकता है वहाँ नहीं जाती हो, ऐसा करके मैंने अपना दिमाग लगाया कि नहीं रेड सी और मेडिटेरेनियन को शायद कनेक्ट ना करती है, तो कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। अब रेड सी हमने किया था, पर बहुत ही अंदर जाके इसने पूछ लिया और दोनों ही स्टेटमेंट सही भी थे, तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते थे। ईपीए, ये आपने देखा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ किसी भी इमिशन का जो होता है वो पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल, पावर प्लांट्स वाले से ज़्यादा इमिशन होता है, तो वहाँ पे अब अगली बार भी अगर क्वेश्चन आए तो पावर प्लांट वाले एमिशन पे ज़्यादा ही वो ऑप्शन सही होने का चांस होता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन था वही 4-2 वाला मैंने बताया था, स्वैपिंग टेक्निक यूपीएससी खेलता है। इसने क्या किया था, स्वतंत्र पार्टी को तो नरेंद्र देव से मिला लिया और सोशलिस्ट पार्टी को सी राजगोपालाचारी से, तो ये स्वेप करा था उसने। यूपीएससी बहुत बार फ्लिपिंग या स्वैपिंग टेक्निक करता है। अब ये बहुत बेसिक सवाल था, ये आप नहीं करोगे तो यहाँ पीछे हो जाओगे। फिर डिलिमिटेशन कमीशंस कितनी बनी है, तो मैंने वहीं पेपर में लिख दिया था 65, 52, 72, 2002, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब मैंने यहाँ ब्लेंडर कर दिया था, मुझे ये पता था बट नो सॉरी ये पता था लेकिन 18 में मैं कंफ्यूज हो गया कि पार्ट 18 शायद ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और मैंने ये गलत कर दिया था। ये ब्लेंडर नहीं करना, जो बेसिक चीज़ें हैं शेड्यूल पार्ट्स वगैरह आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, आगे का काम ये है आपका। अब ये जो था कि लिस्ट में कौन सा है 7 शेड्यूल, यहाँ भी ब्लेंडर कर दिया मैंने कि ये सारी चीज़ें जो मुझे पता थी वो, और मुझे तो ये तो अच्छे से पता था कि इंटर स्टेट ट्रेड तो स्टेट लिस्ट में हो ही नहीं सकता, यूनियन लिस्ट में होगा, इंटर स्टेट हो रहा है ना, इंट्रा स्टेट नहीं है ना, स्टिल मैंने वो कर दिया। तो ये ब्लेंडर होते हैं जो आप एग्जाम में नहीं करना। ये तो कभी नहीं लगा था, इन तीनों में कुछ लगा लेता, बट ठीक है अब हो गया वो। फिर ये था राइट टू प्राइवेसी। आपको देखना है के एस पुट्टास्वामी जजमेंट, इससे जुड़ा हो, क्योंकि उस साल उसने पूछा भी था के एस पुट्टास्वामी जजमेंट से कौन सा आर्टिकल है या फिर कौन सी चीज़ निकल के आई थी। तो आर्टिकल 21, यहाँ पे लोगों ने आर्टिकल 19 भी लगाया था। अब आपको ये तीनों आर्टिकल्स भी देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि अगली बार क्या पता यहीं से फ्रेम करते हैं। फिर था सीडीएस वाला ऑनरेबल बिपिन रावत सर की डेथ हुई थी। अब यहाँ पे सेकंड जो स्टेटमेंट उसको देखिए, एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड। हमें अच्छे से अपन प्रेसिडेंट के पावर से पढ़ते हैं मिलिट्री पावर्स, तब अपन देखते हैं कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है। स्टिल मैंने ये वाली चीज़ें कर दी कि नहीं यहाँ पे तो ये
गलत नहीं, हाँ सही है, ऐसे करके मैंने 1 2 3 लगा दिया। ये ब्लंडर होते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बचाने हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, ये नहीं करनी है। इसको नहीं करने पे ही मैं बहुत से नंबर गेन कर जाता, बट गलत कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद आता है कि ऑपरेशन सद्भावना वाला, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना एक इनिशिएटिव चलाता है इंडियन आर्मी ने, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख साइड में। तो ये वाला उस पर पूछा था, और ये पूछा था 2023 के मेंस में। बहुत बार यूपीएससी मेंस से उठा के यूपीएससी के प्री में सवाल पूछ लेता है, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन था। अब उसका आंसर था ऑपरेशन सद्भावना। लेकिन ऑपरेशन संकल्प क्या था, इंडियन नेवी का पर्शियन गल्फ रीजन में मैत्री क्या था, मदद क्या था, ये आपको फाइंड आउट करना है, जो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखा हुआ मैंने। फिर उसके बाद आता है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी कंट्रीज। अब मैंने पेपर में बैठ के एग्जैक्टली ये बॉर्डर्स बनाई भी थी। स्टिल क्या होता है, आप जब मैप देखते हो ना, आप रेयरली वर्ल्ड मैप को पूरा एक साथ देखते हो अच्छे से, आप ऐसे कैटेगराइज करके ज़्यादा देखते हो। और वहाँ पे मेरे को कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन का मैप बहुत बड़ा दिखता था, और ये रशिया कनाडा यूएसए कनाडा कम थी, छोटा दिखता था थोड़ा। तो मैंने यहाँ पे ये ब्लंडर कर दिया कि ये बड़ा दिख रहा है तो ये लगा दिया, जबकि वो तो एक पूरा कॉन्टिनेंट है ना। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है ना, आपको बेसिक मैपिंग सही करनी ही है। एथिक्स कमेटी को मैंने एस्टिमेट कमेटी उस साल समझ लिया और मैंने कर लिया। और मैं आपको बता दूं, आगे आपको फाइनेंशियल कमिटीज़ अच्छे से पढ़नी है। काफ़ी बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, सो यू हैव टू डू देम करेक्ट और अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, राइट। तो फाइनेंशियल कमेटी अच्छे करना। मैंने एथिक्स को एस्टिमेट पढ़ के सारा गलत कर दिया अपने लिए। फिर है अगला कि हु वॉज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट बिफोर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत आसान है, 2nd चैप्टर शायद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ये सवाल। तो ये वाली चीज़ें आपको गलत नहीं करनी, ये बेसिक होती है, सब सही करेंगे। आप गलत करोगे तो यू विल मेक योर मार्क्स नेगेटिव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईजी क्वेश्चन है। एस्टेब्लिश्ड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, हमें पता है, हाँ किया था। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, भाई ये चीज़ें होती है रिजर्व सब्जेक्ट, और रिजर्व सब्जेक्ट सारे थे जीजी के अंडर, जीजी यानी गवर्नर जनरल। अब एक होते हैं रिजर्व सब्जेक्ट और एक होता है ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होते हैं वो इन फेडरल लेजिस्लेचर के अंडर में थे, ठीक है। फिर ये सवाल था कि फॉलोइंग वर्क एट्रीब्यूटेड टू भाष्य। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 4 ऑप्शन है, मुझे चारों नहीं पता, ठीक है, लेकिन हल्का आइडिया तो है। महाभाष्य भाष्य का नहीं था, पाणिनि का था। नाट्यशास्त्र जो था भरत मुनि का था। अब ये जो 2 चीज़ें बची थी, अब इसमें मैं कन्फ्यूज था। मैंने यहाँ लिखा है 50, है ना। अब मैं 2 में कन्फ्यूज हूँ। काव्य अलंकार अपन बचपन से पढ़ते आते हैं हिंदी में, अलंकार वाला, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, है ना। तो अपन वहाँ पढ़ते हैं कि भामा को पिता कहा गया है ना। तो यहाँ से मैंने दिमाग लगाया नहीं, काव्य अलंकार उससे कुछ रिलेट कर रहा है, बचा ये ऑप्शन। बस कभी कभी एलिमिनेशन से आंसर आ जाता है, सीधा आंसर नहीं पता होने के बावजूद। नेक्स्ट अपन कर ही लेते हैं संघभूति, एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क 4th सेंचुरी AD। अब मुझे यहाँ पे भी यही था कि विशुद्धि मार्ग तो बुद्धघोष का है। ललित विस्तार अब मैंने इसका नहीं पढ़ा था, महायान के ही किसी बंदे का पढ़ा था, बट इनका तो नहीं पढ़ा था। संघभूति मेरे लिए नाम ही नहीं आता उस दिन। प्रज्ञा मित्र सूत्र ये भी मैंने पढ़ा था, पर इनसे कुछ भी, क्योंकि प्रज्ञा मित्र पे इन्होंने सवाल पूछ रखा है यूपीएससी ने PYQ, तो मुझे ये पता था कि ये भी नहीं हो सकता। पर ये मुझे लगा कि अब बचा यही है तो यही ट्राई कर लेते हैं, और यही सही हो गया था। तो ये वाला वीडियो अपन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले 33 क्वेश्चंस करेंगे, और मैं बताऊंगा कि आपको और उसमें क्या क्या चीज़ें संभालनी चाहिए अपने साथ। थैंक यू वेरी मच।